स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो इसके पहले हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं, तो उसका हमने वीडियो बहुविकल्पी अति लघुत्तरी और लघुत्तरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं। जाके वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। जो भी डिलीट करते हैं उन्हें चैनल को शेयर कर देंगे। विद्यालय का फर्नीचर बनवाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एक छोटे से 6 मिनट के वीडियो में पूरा मैंने विद्यालय प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन के बारे में बता दिया है, शॉर्ट नोट्स टाइप। आप लोग जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि को ध्यान में रखकर कुर्सी एवं डेस्क की व्यवस्था की जाती है, क्यों? ठीक है, बच्चे के शारीरिक और उसके लंबाई चौड़ाई को देखते हुए बनाया जाता है डेस्क, क्यों? फर्नीचर बनवाते समय ध्यान रखने वाली बातें, प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल कंस्ट्रक्टिंग फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर बनाते समय क्या करना चाहिए? इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह किस कक्षा के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है, कि 1 है, 2 है, या LKG या UKG, कौन से क्लास के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है और उनकी अनुमानित आयु क्या होगी, ये सब आपको ध्यान में रखना है। फर्नीचर को विषय विशेष की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। ठीक है, कुर्सी की ऊंचाई इतनी रखनी चाहिए कि छात्र के पैर हवा में न हिलते रहें, वरन उन्हें वह जमीन पर टिका सके। यानी कि कुर्सी को कम से कम जमीन तक पैर उसका जाना चाहिए, ऐसे कुर्सी पे बैठने पर। छात्रों के समक्ष भी इतना स्थान अवश्य रहना चाहिए कि वह अपने पैरों को आवश्यकता पड़ने पर सुविधा के साथ फैला सके। जहां तक संभव हो प्रत्येक कक्षा में फर्नीचर व्यवस्था पंक्तिबद्ध रूप में हो, जिससे आगे बैठने वाले छात्र पीछे बैठने वाले छात्रों के लिए बाधा न बने। कुर्सी की सीट इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि छात्र की जांघों की लंबाई का 2/3 भाग कुर्सी की सीट पर टिका रहे। कुर्सी का अगला किनारा गोलाई युक्त हो, ठीक है, जिससे रक्त वाहिनियों पर कुप्रभाव न पड़े। यानी कि कुर्सी को अगला किनारा क्या हो, ऐसे गोलाई युक्त हो। कुर्सी का पिछला हिस्सा ऐसा हो जिससे छात्रों की कमर को थकने का सहारा मिल सके। डेस्क की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि लिखते समय छात्रों को न तो स्वयं को उचकाने की आवश्यकता हो और न ही आगे झुकने की, यानी कि ज़्यादा झुक करके बच्चे न लिखें पढ़ें। डेस्क की ऊंचाई कुर्सी की ओर से इतनी अवश्य होनी चाहिए। यानी कि डेस्क की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? मान लीजिए ये डेस्क है और ये आपका कुर्सी है, तो मान लीजिए ये डेस्क है और ये कुर्सी है, तो कितना होना चाहिए इसकी ऊंचाई? तो डेस्क और कुर्सी की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए कि वह छात्रों की नाभि को छुए। डेस्क की ऊपरी सतह इतनी लंबी अवश्य हो कि छात्र अपनी कोहनी तक के हाथ उस पर टिका सके। यानी कि डेस्क पर क्या करें, अपना कोहनी टेबल पर अपना रख के बच्चे पढ़ सकें। डेस्क की चौड़ाई लगभग 18 इंच हो, यानी कि 12 6 18, यानी कि लगभग 1.5 फीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1.5 फीट आपका डेस्क की चौड़ाई होना चाहिए। डेस्क की ऊपरी सतह का ढाल आगे की ओर हो, 15 डिग्री पर हो। यानी कि देखिएगा, आप बड़े बड़े कॉलेज में जो डेस्क होता है थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे ढाल करके बनाया जाता है और बच्चे यहाँ पे ऐसे बैठते हैं और बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। यानी कि डेस्क का ढाल ऐसे होना चाहिए, यानी कि ये 15 डिग्री पर ढाल हो, जिससे क्या हो, बच्चों को लिखने में आसानी हो। डेस्क तथा कुर्सी दोनों की टांगों की व्यवस्था ऐसी हो जिससे उनकी ऊंचाई को 1/4 के गुणकों में घटाया या बढ़ाया जा सके, जिससे प्रत्येक बालक की ऊंचाई के अनुकूल उसकी व्यवस्था हो सके। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2020 में प्रश्न पूछा था। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व बताइए। 2019, ये आप लोग बना के क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय में प्रयोगशाला की आवश्यकता बताइए। तो माध्यमिक विद्यालय में क्यों प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है और विज्ञान की क्या आवश्यकता है शिक्षण की? प्रयोगशाला वह स्थान है, लेबोरेटरी वह स्थान, आप सभी लोगों ने विज्ञान के प्रयोगशाला में देखा होगा। तो प्रयोगशाला वह स्थान है जहाँ पर क्या हो, सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल अप्रोच क्या हो, थ्योरेटिकल क्या हो, थ्योरेटिकल ज्ञान की प्रामाणिकता को, यानी कि जो थ्योरी में है आपका उसको क्या करना है, प्रैक्टिकली करके क्या करना है, उसको प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल यानी कि प्रामाणिकता को प्रयोग की कसौटी पर परखते हैं। अब इसे व्यापक रूप में लेते हैं और सभी विषयों में प्रयोगशालाएं स्थापित हो रही हैं, किंतु माध्यमिक स्तर पर प्रयोगशाला से संबंध वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से ही है। प्रयोगशाला की क्यों आवश्यकता पड़ती है बच्चों? क्योंकि विज्ञान वह ज्ञान है जिसकी प्रामाणिकता, यानी कि विज्ञान क्या होता है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते तो क्यों होते हैं? उत्तल लेंस से चित्र बड़ा या आवर्धित बनता है। ठीक, या सोडियम को पानी में छिड़क फेंकने पर क्या होता है, थोड़ा सा
विस्फोट होता है तो क्यों होता है, ये सब प्रूफ करना है आपको, ये सब प्रयोगशाला में ही संभव है, तो प्रयोगों द्वारा सिद्ध की जाती है। अतः इन विषयों को मौखिक रूप से अथवा पुस्तकों द्वारा पढ़कर अच्छे ढंग से नहीं समझा जा सकता। यानी कि साइंस क्या है, एक्सपेरिमेंट है, साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। यानी कि इसके लिए छात्रों को निरीक्षण और प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। छात्र सैद्धांतिक रूप से सीखी हुई बातों को वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग करता है। इससे छात्र की जिज्ञासा संतुष्ट होती है। रचनात्मक शक्ति बच्चों में होता है जब एक्सपेरिमेंट करेगा। बौद्धिक विकास भी उनका होगा, इंटेलेक्चुअल चीजें वो जानेगा, इंद्रधनुष क्या है, लेंस क्या है, ठीक है, सोडियम क्या है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सारे रासायनिक तत्वों और सूत्रों को जानेगा। तर्क शक्ति उसके अंदर क्या होगा, विकसित होगा। निरीक्षण शक्ति बढ़ेगी, इससे कार्य कारण संबंध, यानी कि कार्य का क्यों कारण है, यानी कि कोई भी फिनोमिना हो रहा है इस यूनिवर्स में, इस संसार में, तो क्यों हो रहा है, स्थापित करने में और सत्य को परखने की आदत पड़ती है। यानी कि जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होती है, सत्य को परखना जानते हैं। इस प्रकार हमने देखा है कि विज्ञान का सफल शिक्षण अच्छी प्रयोगशाला के बिना संभव नहीं है। हमारे अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला की दशा बड़ी ही शोचनीय है। वहाँ न भवन है, न सज्जा, न उपकरण है। छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु कुछ सिद्धांतों को रट लेते हैं। इसके कारण आगे जाकर व्यवहारिक जीवन में क्या होता है, उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में उत्तम ढंग की प्रयोगशाला स्थापित की जानी चाहिए। तो ये आवश्यकताएं होती हैं लेबोरेटरी की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। 2023 और 2016 में प्रश्न पूछा था। तो विद्यालय में शौचालय की क्यों आवश्यकता है, ये तो आप लोग बनाकर भी लिख सकते हैं। तो शौचालय की आवश्यकता एवं महत्व क्या करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे। तो विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता महत्व क्यों है। विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में पर्याप्त शौचालय होने चाहिए। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग मूत्रालय होने चाहिए। हर संडास में फ्लैश की व्यवस्था हो, वह वहाँ पानी का उचित प्रबंध होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो मूत्रालय की फर्श मोजेक का होना चाहिए, वो मूत्रालय में टाइल्स लगी होनी चाहिए। शौचालय की धुलाई नियमित रूप से होनी चाहिए, वह उसमें फिनाइल डालनी चाहिए। परंतु बहुत ही खेद की बात है कि हमारे विद्यालयों में इसकी उचित व्यवस्था नहीं है। बहुत से विद्यालयों में तो शौचालय तक नहीं है, और यदि है तो उनका रख रखाव इतना खराब है कि वहाँ दुर्गंध आती है। पानी की भी, ठीक है, पानी की भी क्या है, उचित व्यवस्था नहीं, जिसका कुप्रभाव विद्यालय के स्वच्छ वातावरण पर पड़ता है। गंदे मूत्रालयों से क्या होता है, हैजा फैलता है, टाइफाइड फैलता है, डायरिया व पेचिस आदि रोगों के फैलने की आशंका रहती है। बच्चों को इस बात का भी प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो मूत्रालय का प्रयोग करने के बाद हाथ धोएं। मानवीय प्रबंधन क्यों आवश्यक है, ठीक है, मानवीय प्रबंधन विद्यालय में क्यों आवश्यक है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, 2016 में पूछा था। तो मानवीय संसाधनों के प्रबंध करने के लिए अग्रलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। तो इसके प्रबंधन से विद्यालय समाज की आकांक्षा की पूर्ति करने में सक्षम होता है, क्योंकि समाज में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके प्रबंधन से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार कार्य मिलता है। ठीक है, कोई कोई टीचर होते हैं या बच्चे होते हैं, सबका क्या होता है, अलग अलग रुचि होती है। कोई बच्चा भूगोल में पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है, कोई केमिस्ट्री, कोई फिजिक्स, कोई बायोलॉजी, ठीक है, कोई गृह विज्ञान, कोई डांसिंग, सिंगिंग, सबका अलग अलग रुचि होता है। और शिक्षक का भी पढ़ाने का अलग अलग रुचि होता है। यानी कि इसमें मैनेज करना, जिसको जो अच्छा लगे वही उसी इंटरेस्टेड काम में करेगा, तो क्या होगा, आउटकम अच्छा निकलेगा, यानी कि अधिकतम प्रतिफल अच्छा होगा, जिससे कि वह पूर्ण मनोयोग से कार्य करता है। जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। कहने का मतलब यही है, मानवीय प्रबंधन मानवीय संसाधनों का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय से संबंध मानवीय समुदाय का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना है, जिससे कि विद्यालय का चहुमुखी विकास संभव हो सके। मानवीय संसाधनों के प्रबंधन में जो शैक्षिक उद्देश्य है कि हमारे बच्चे स्कूल टॉप करेंगे, जिला टॉप करेंगे, स्टेट टॉप करेंगे, मुख्यमंत्री जी हमें हमारे विद्यालय को क्या करेंगे, बेस्ट स्कूल का अवार्ड देंगे, ये सब शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी क्या है, सरल एवं प्रभावशाली ढंग से हो जाती है अगर आप अपने विद्यालय में क्या करते हैं, मानवीय प्रबंधन बनाते हैं, यानी कि टीचर और शिक्षकों के बीच में क्या एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। तो मानवीय संसाधनों से प्रबंधन से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलता है, जिससे वह संतुष्ट रहता है। इसके जैसे आपको योग्यता अनुसार आपको नौकरी मिल जाए तो आप लोग खुश रहेंगे। उसके उसी प्रकार क्या होता है, मानवीय प्रबंधन से विद्यालय का चहुमुखी विकास होता है, और प्रबंधन से क्या होता है, गुणात्मक, यानी कि क्वालिटी में सुधार होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि बस जाएं, कुर्सी बैठ के पैर हिला करके घर चले आएँ, या बच्चे के बस रास्ता नापे नाप के घर चले आएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यालय कैसा होना चाहिए, उसके प्रबंधित होना चाहिए, मानवीय संसाधन और मानवीय प्रबंधन उसमें देखना चाहिए, विद्यालय का और समाज के लिए हितकारी होना चाहिए। ऐसे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चलनी चाहिए विद्यालय में।
विद्यालय के मुख्य मानवीय संसाधन कौन-कौन से हैं? तो विद्यालय में मुख्य मानवीय संसाधन कौन-कौन से हैं? तो 2020 में ये प्रश्न पूछा था। तो देखिए सब जो पीवाईक्यूज़ हैं वो सब पीवाईक्यू बेस्ड ही आपके डीएलएड में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं। एक आध क्वेश्चन अगर बना के देता भी है तो आप लोग उस क्वेश्चन को समझ के आप लोग लिख सकते हैं। इसीलिए आपके अंदर समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, यानी कि अपने अंदर रचनात्मक थिंकिंग का डेवलप करना चाहिए। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन यानी कि अध्यापक, शिक्षक, बच्चे और समुदाय हैं, ठीक है? उनका क्या है? मानवीय संसाधनों का प्रबंधन विद्यालय के विकास के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि प्रबंधन के अभाव में प्रत्येक मानवीय संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया जा सकता। सर्वोत्तम प्रबंधन के द्वारा ही विद्यालय का चहुमुखी विकास हो सकता है। विद्यालय से प्रबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधन क्या हैं? निम्न हैं, शिक्षक हैं, बालक हैं और समुदाय है। तो शिक्षकों के बालक और समुदाय में बालकों के पिता आ गए, माता आ गए और शिक्षक के भी माता-पिता समुदाय में भी रहते हैं। तो यानी कि क्या है? मानवीय संसाधन है। देखिए, विद्यालय प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। ठीक है, विद्यालय क्या है? प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब, यानी कि जैसा प्रधान अध्यापक रहेंगे उस विद्यालय में, उस विद्यालय का वैसा ही विकास होगा। इस कथन की पुष्टि कीजिए, 2018 में पूछा था। तो विद्यालय प्रबंध में प्रधानाध्यापक की भूमिका का वर्णन करना है आपको। तो देखिए, विद्यालय परिवेश में प्रधानाध्यापक एक नेता के रूप में होता है। तो विद्यालय में प्रधानाध्यापक क्या होता है? एक नेता के रूप में होता है, जो पूरे सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, मिड डे मील से लेकर के चारदीवारी के मेंटेनेंस तक, पंखा से लेकर के डेस्क तक, ये सब क्या करता है? व्यवस्था प्रधानाचार्य करता है, जिस पर विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियां निर्भर करती हैं। यदि विद्यालय प्रधानाध्यापक क्या हो? कुशल नहीं हो और कुशल हो और सक्षम है, तो वह राष्ट्र के भावी नागरिकों के निर्माण में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर सकता है। यानी कि अगर अध्यापक प्रधान अध्यापक अच्छे रहेंगे तभी एक अच्छा विद्यालय चलेगा। जब विद्यालय अच्छा चलेगा, जिस देश की शिक्षा अच्छी अच्छी होती है, उस देश के नागरिक अच्छे होते हैं। एक कुशल प्रधानाध्यापक का एक ओर तो संगठन की गतिविधियों पर पूर्ण आधिपत्य होना चाहिए, यानी कि एक प्रधानाध्यापक को क्या होना चाहिए? विद्यालय में जितने टीचर, असिस्टेंट टीचर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कोई भी हैं, उन पे सबके क्या होना चाहिए? वो क्या कर रहे हैं, कब टाइम से आ रहे हैं, टाइम से नहीं जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों पे गतिविधि करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टीएलएम बना के ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, एब्सेंट तो नहीं हो रहे हैं। ये साथ ही साथ उसके अंदर ये क्षमता भी होनी चाहिए कि वो अपने सहकर्मियों को संतुष्ट करे, यानी कि प्रधानाध्यापक की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने सहकर्मियों को संतुष्ट कर सके। किसी भी प्रधानाध्यापक को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो पहले अध्यापक है, फिर प्रधानाध्यापक, यानी प्रधानाध्यापक को ये नहीं सोचना चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही क्या हूँ, इस विद्यालय का मालिक हूँ और कोई है ही नहीं। यानी कि प्रधानाध्यापक को भी ये समझना चाहिए कि मैं भी क्या हूँ? अध्यापक हूँ। उनके अंदर घमंड-वमंड नहीं होनी चाहिए। शिक्षाविदों का विचार है कि जैसा मुख्य अध्यापक होता है, वैसा ही विद्यालय होता है। यानी कि अगर आपके विद्यालय में अगर आप प्रधानाचार्य हैं और आपके विद्यालय में कुछ भी गड़बड़ी होती है या कुछ भी शिक्षा का स्तर डाउन होता है आपके विद्यालय में, अगर आपके बच्चे निपुण नहीं हैं, तो आप पे ही ज़िम्मेदारी जाएगी, जो प्रधानाध्यापक हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो प्रधानाध्यापक होता है विद्यालय का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, यानी कि वो छत्र छाया उसी की पड़ती है पूरे विद्यालय पे। तो मुख्याध्यापक होता है, वैसा ही विद्यालय होता है। किसी भी विद्यालय में हम प्रवेश करें, वहाँ के प्रधानाध्यापक से बातचीत करने पर उस विद्यालय की वस्तु स्थिति का आभास कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक अपने सफल नेतृत्व, वैयक्तिक गुणों, अनुभव, योग्यता व कार्य कुशलता के आधार पर विद्यालय को निर्धारित लक्ष्य की ओर उन्मुख करता है। विद्यालय के हर अंग से प्रधानाध्यापक की छवि प्रतिबिंबित होती है। प्रधानाध्यापक पर ही विद्यालय का सुसंचालन निर्भर करता है। वह शिक्षकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों व अभिभावकों का नेतृत्व करता है और विद्यालय की सभी गतिविधियों का संयोजन एवं मार्गदर्शन करता है। यहाँ वह व्यक्तित्व है जो विद्यालय प्रांगण से संबंधित समस्याओं का निराकरण अपनी दूरदर्शिता के आधार पर करता है। वह अपने कुशल संचालन से ही विद्यालय और समाज के साथ मधुर संबंध स्थापित करता है। और वास्तव में वह विद्यालय का ही नेता नहीं होता, वरन समाज का भी नेता होता है। वह विद्यालय प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। इस कथन की पुष्टि हमने उपरोक्त बातों से कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विद्यालय में शिक्षक के महत्व को परिभाषित कीजिए, 2025 में पूछा था। तो शिक्षक का क्या महत्व, जो भी आप शिक्षक के बारे में महत्व समझते हैं कि आपके जीवन में शिक्षक ने क्या परिवर्तन किया, देश के लिए, समाज के लिए, विद्यालय के लिए, सब आप लोग लिख सकते हैं शिक्षक के महत्व की परिभाषा। तो चलिए, एच जी वेल्स, तो शिक्षा शास्त्री एच जी वेल्स, ठीक है, शिक्षा शास्त्री एच जी वेल्स इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक करता है। यानी कि जो भी घटनाएं अतीत में हुई हैं उस सबका जिम्मेदार एक तरीके से अध्यापक रहता है, या निर्माण करने वाला अध्यापक है। इतिहास का वास्तविक निर्माता क्या है? अध्यापक है। यानी कि जो भी इतिहास रहेगा आगे चल के, वो क्या है? अध्यापक बनाता है। प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार
तो प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार अच्छे अध्यापकों के बिना शिक्षा की सर्वोत्तम पद्धति भी सफल नहीं हो सकती। जब टीचर ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप बड़े बड़े पोथा पथरी और ज्ञान लेकर के बैठ के क्या करेंगे। जब शिक्षक ही नहीं अच्छा रहेगा तो यानी कि शिक्षक को भी अच्छा होना चाहिए। यानी कि अच्छे अध्यापक का कहने का मतलब ये नहीं खूब सुंदर हो, लंबा चौड़ा हो तो वो अच्छा अध्यापक हो जाएगा, नहीं। उसके अंदर क्या होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत गुण और उसके अच्छे व्यवहार होने चाहिए। वो कुशल होना चाहिए, पढ़ने पढ़ा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निपुण होना चाहिए। अच्छे अध्यापकों से शिक्षा पद्धति के दोषों को दूर भी किया जा सकता है। इसीलिए शिक्षक के महत्व को परिभाषित किया गया है एच जी वेल्स और हुमायूं कबीर के अनुसार। तो एच जी वेल्स तो ये कहते हैं इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक करता है, और हुमायूं कबीर कहते हैं कि सर्वोत्तम शिक्षा सर्वोत्तम अध्यापक के द्वारा मिलती है। शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। एच जी वेल्स और हुमायूं कबीर के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए, 2025 में पूछा था। तो शिक्षकों के विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। तो कक्षा में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालना है और शिक्षकों के विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। अध्यापक के उत्तरदायित्व तो लिखिए, 2020 में पूछा था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपको वो सब इसलिए आपको टेस्ट किया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक का दायित्व तो सिर्फ कक्षा में पढ़ाना और छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना मात्र ही नहीं, वरन उसे अन्य दायित्वों की भी पूर्ति करनी पड़ती है, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। छात्रों का ज्ञानार्जन करना, यानी कि छात्रों के अंदर ज्ञान भरना, छात्रों के चरित्र का विकास करना, कक्षा की सुचारू रूप से व्यवस्था करना, छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों के अंदर उचित मूल्यों का विकास करना, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन करना, छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, छात्रों की आवश्यकता अनुसार निर्देशन व परामर्श देना, छात्रों को कुशल नागरिक बनाना, छात्रों में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना, छात्रों को नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, छात्रों में व्यावसायिक रुचि उत्पन्न करना। अध्यापक के उपर्युक्त दायित्वों को देखते हुए कहा जा सकता है कि मानवीय संसाधनों में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है। बिना शिक्षक के विद्यालय का पठन पाठन नहीं चल सकता। विद्यालय प्रबंधन में बच्चों की भूमिका बताना है। अभी तो हमने विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका पढ़ा और शिक्षक का पढ़ा। ठीक, तो हुमायूं कबीर और प्रोफेसर एच जी वेल्स के अनुसार याद रखेंगे, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था। तो विद्यालय प्रबंधन में अब बच्चों की भूमिका देखिए। तो विद्यालय प्रबंधन में बच्चों की भूमिका आपको जो नजर आती है वो लिख दीजिए, पॉजिटिव नकारात्मक दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे विभिन्न तरीकों से विद्यालय प्रबंधन में अपना योगदान दे सकते हैं। बच्चों के योगदान के लिए मुख्य 3 क्षेत्र हैं। कक्षा में शिक्षक की मदद करें, ये नहीं कि टीचर क्या आता है ये हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दें, कोई इधर खाना खाए, कोई उधर खाना खाए, कोई उधर पानी पिए, कोई उधर बैग फेंके, ठीक है, कोई इधर शरारत करे, कोई उधर शरारत करे। ऐसा नहीं करना है। बच्चों को विद्यालय वातावरण में सुधार लाना है। विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करना। देखिए ये सब कोई लिखने वाला प्रश्न है, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग बना कर भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित तरीकों से निम्नलिखित तरीकों से बच्चे कक्षा में शिक्षक को सहयोग प्रदान कर कक्षा में व्यवस्था में सहयोग दे सकते हैं। स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता बताएंगे। ये नहीं कि बच्चे बिना नहाए विद्यालय आ रहे हैं, बाल बड़े हैं, नाखून बड़े हैं, कपड़े गंदे हैं, ड्रेस गंदे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता जैसे विषय पर बच्चे एक दूसरे को तथा समुदाय के सदस्यों को जागरूक कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय का प्रतिबिंब होता है। कक्षा की बैठक व्यवस्था, उसकी साफ सफाई तथा साज सज्जा में शिक्षक बच्चों का सक्रिय योगदान ले सकते हैं। बड़े बच्चे स्वयं ही सीखने सिखाने की गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। जो थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, उनको छोटे बच्चों को सिखाने में लगा देना चाहिए, नहीं कि उनको झाड़ा झूठी में लगा दें। कहीं कहीं छोटी कक्षा के बच्चों का पर्यवेक्षण भी कर सकते हैं जो बड़े बच्चे हैं। इसके अलावा वे स्थानीय सामग्री को एकत्र करके शैक्षणिक सामग्री बना सकते हैं। ये सब बच्चों से आप क्रियाकलाप एक्टिविटीज करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये क्या है, समुदाय है विद्यालय को गवर्न करने का, संचालित करने का। मतलब ये है कि विद्यालय को प्रबंधित करने का। विद्यालय प्रबंधन समिति के अधिकार एवं कर्तव्य लिखिए, 2020 में पूछा था। विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना को स्पष्ट करते हुए इसके कार्यों का उल्लेख करना है, 2018 में। देखिए विद्यालय प्रबंध समिति, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो ये सबसे बड़ा अधिनियम आप लोग देख लेंगे। निःशुल्क फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस ऑफ 6 to 14 ईयर, ठीक है, ये आपका 2009 में आया था। दो धारा 21, तो आर्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है।
तो विद्यालय प्रबंध समिति में कितने सदस्य होंगे? तो विद्यालय प्रबंध समिति यानी कि एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 15 सदस्य होंगे, जिनमें से 15 में से क्या होंगे? 11 सदस्य बालकों के माता पिता। तो 15 में से 11 सदस्य क्या होंगे? उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता अथवा संरक्षक होंगे, यानी कि इन बच्चों के माता पिता होंगे और कुछ माता पिता नहीं होंगे जिन बच्चों के, उनके संरक्षक होंगे। परंतु समिति के 50% सदस्य महिलाएं होंगी, यानी कि 15 में से 11 तो बच्चों के अभिभावक होंगे और उस 11 जो सदस्य होंगे उनमें 50% महिलाएं होंगी, यानी कि 15 का 50% क्या होगा? सॉरी, ये 11 का 50% महिलाएं होंगी। ठीक है। तो 11 का 50% क्या हो गया? 5.5, 5 5 10 11 यानी कि 5.5 यानी कि लगभग 6, यानी कि 11 में से 6 महिलाएं होनी ही चाहिए, अनिवार्य है। विद्यालय प्रबंध समिति के अवशेष 4 सदस्यों को निम्न व्यक्त होंगे, यानी कि 15 में से 11 तो होना चाहिए बच्चों के अभिभावक, उसमें से 6 यानी कि 50% महिलाएं होंगी। अब जो बाकी 5 जो 5 बचा है उनमें क्या होंगे? ये निम्न तरीके से होंगे। तो ये तो ये जो 5 होंगे, ये जो 5 होंगे क्या होंगे? पुरुष होंगे। जब 6 महिलाएं होंगी तो 5 पुरुष हो जाएंगे, तो ये 11 हो गया। अब बचा कितना? तो 11 ये और 4, 11 4 15। तो 4 जो होंगे वो कौन से होंगे? तो उन 4 में से स्थानीय प्राधिकारी यानी कि मान लीजिए ग्राम प्रधान के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य जिसका निश्चित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया गया है। मान लीजिए कोई ग्राम प्रधान हो गया, ठीक। एक सदस्य सहायक क्या होना चाहिए? यानी कि 4 में से एक गांव का स्थानीय लोग होना चाहिए जो क्या हो? लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा चुना गया हो। और एक सदस्य क्या होना चाहिए? सहायक नर्स, नर्स होना चाहिए एवं मिडवाइफ। नर्स या मिडवाइफ जो प्राइमरी विद्यालय में होती हैं, आप लोग को पता है, ये जो प्राथमिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होते हैं मिडवाइफ, वो होनी चाहिए। में से लिया जाएगा जो विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल, यानी कि 4 में से देखिए एक हो गए आपके स्थानीय लोकल अथॉरिटी के कोई चुना हुआ सदस्य, और एक हो गया नर्स या मिडवाइफ, ठीक। और एक हो गए आपके लेखपाल साहब, और एक हो गए आपके एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक, और इसमें तो प्रिंसिपल साहब तो रहबे करेंगे विद्यालय के, वही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे 15 में से आपके 11 बच्चों के अभिभावक, जिसमें से 6 महिलाएं 5 पुरुष, एक एक उस गांव के स्थानीय प्राधिकारी के लोग, एक मिडवाइफ या नर्स, और एक रहेंगे आपके लेखपाल साहब, और एक रहेंगे आपके प्रधानाचार्य साहब। तो इतने विद्यालय प्रबंध समिति में लोग रहते हैं, वो तो संरचना हो गया। तो इसका कार्य क्या है? इतने लोग मिल करके करेंगे क्या विद्यालय में? तो विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य देखेंगे तो ये लेखपाल रहेंगे, मिडवाइफ रहेंगी, नर्स रहेंगे, प्रधानाध्यापक रहेंगे, और 6 महिलाएं रहेंगे और 5 पुरुष रहेंगे, यानी कि 11 तो बच्चों के अभिभावक रहेंगे। तो ये लोग करेंगे क्या मिल करके? तो विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण करेंगे, कि विद्यालय में जो कार्य प्रणाली चल रही है उसको सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति करेंगे। राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है और स्थानीय प्राधिकारी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल अथॉरिटी है या जो लोकल ट्रिब्यूनल्स है उसके द्वारा अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग का अनुश्रवण करेंगे। यह अनुश्रवण करना कि अध्यापकों पर 10 वार्षिक यानी कि 10 सालों में आबादी जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों अथवा यथा स्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधानमंडल अथवा संसद के निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों के अतिरिक्त, यानी कि आपका चुनाव में ड्यूटी लगा, इलेक्शन में ड्यूटी लगा, सॉरी, जनगणना में लगा या बचाव राहत कार्यों में लगा, उसके बावजूद बच्चों को पढ़ाने के बावजूद आपको क्या करना है? अन्य किसी गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए। विद्यालय में आसपास के सभी बालकों का नामांकन एवं उनकी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना, ठीक है। विद्यालय प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को मोटिवेट करना और उनको पढ़ने के लिए बुलाना। निःशक्तता ग्रस्त यानी कि ऐसे बच्चे जो निःशक्त हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, आ नहीं पाते हैं, किसी जेनेटिक्स बीमारी के शिकार हैं, पोलियो है, ठीक है, किसी को कोई मान लीजिए कोई अक्षमता है, तो बालकों का क्या करना? चिन्हांकन करना, उनको चिन्हित करना और नामांकन सुनिश्चित करना, यानी कि उनको शारीरिक रूप से अगर निःशक्त है तभी भी इनको पढ़ने की अवसर दिया जाए। तो विद्यालय में मध्याह्न भोजन दिया क्या जाए? संविधान ने आपको दिया है
आर्टिकल 21A और 51 क में माता पिता का कर्तव्य, और RT एक्ट 2009 की धारा 21 में भी बताया गया 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये सब एसएमसी का कार्य है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील के कार्यक्रम का कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना। विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना। तो जो विद्यालय की अभिप्राप्तियां हैं और व्यय है उनका क्या करना, अनुश्रवण करना। यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय के अध्यापक गण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समयनिष्ठा बनाए रखें। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य लिखिए, 2025 में पूछा था। तो ग्राम शिक्षा समिति के कौन कौन से सदस्य होते हैं तथा उनके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। ग्राम शिक्षा समिति क्या है, 2020 में पूछा था। ठीक है, तो ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य क्या होते हैं और क्या कार्य। तो ग्राम शिक्षा समिति विलेज एजुकेशन कमेटी, इसको VEC से शॉर्ट कर सकते हैं। तो ग्राम शिक्षा समिति यानी कि अस्थाई नियम सन 1972 का सन 1975 में संशोधन किया गया। यानी कि जो बेसिक एजुकेशन अधिनियम 1972 में आया था उसका क्या किया गया, 1975 में संशोधन किया गया। इसके लिए प्रत्येक ग्राम में ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई, यानी कि 1972 से 1975 में संशोधन करके विलेज एजुकेशन कमेटी बनाई गई। तो ग्राम शिक्षा समिति VEC यानी कि विलेज एजुकेशन कमेटी ग्राम शिक्षा समिति इस प्रकार बनाई है। ग्राम सभा का प्रधान क्या होगा, अध्यक्ष होगा। तो ग्राम शिक्षा समिति में क्या होगा, तो ग्राम सभा का प्रधान क्या होगा, अध्यक्ष होगा। बेसिक विद्यालयों के छात्रों के 3 संरक्षक या अभिभावक, 3 संरक्षक या अभिभावक जिनमें एक महिला होगी। तो 3 संरक्षक में से क्या होगी, एक महिला होगी और एक ग्राम के प्रधान होंगे। तो कै लोग हो गए, 4 लोग। यह उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो ग्राम शिक्षा समिति में लोग रहेंगे उनको क्या करेंगे, उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। बेसिक विद्यालयों का प्रधान अध्यापक, एक से अधिक विद्यालय होने पर वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक इस समिति का सदस्य सचिव होता है। तो एक प्रधान हो गए और 3 अभिभावक हो गए, जिनमें से क्या हो जाएंगे, 3 अभिभावक में से एक महिला होगी और 2 जो होंगे वो उप विद्यालय निरीक्षक मनोनीत करेंगे, और एक क्या होंगे, प्रधान अध्यापक होंगे, और जो उसके क्या होंगे, सचिव होंगे। ग्राम शिक्षा समिति के कार्य। तो ग्राम शिक्षा समिति के कार्य क्या है, तो इस समिति के कार्य और उत्तरदायित्व तो निम्नलिखित है। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में क्या करना, बेसिक स्कूलों की स्थापना करना ग्राम शिक्षा समिति के कार्य। उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना। बेसिक स्कूलों के विकास पर प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना। बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्कर के सुधार के लिए जिला पंचायत समिति को सुझाव देना। विद्यालय भवन निर्माण, रख रखाव, मरम्मत में सहयोग करना तथा नवीन भवनों का निर्माण कराना। शिक्षा मित्रों, आचार्यों, अनुदेशकों हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थियों का चयन करना। विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति करना तथा उनके कर्मठ अध्यापकों को पुरस्कार हेतु प्रस्तावित करना। बालिका शिक्षा एवं ठीक है, बालिका शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। तो बालिका शिक्षा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना। ग्राम शिक्षा समिति की बैठक 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों का ज्ञान प्रतिशत नामांकन निर्धारित करना। और ग्राम शिक्षा समिति के उपयुक्त कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह समिति संबंधित पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा स्कूलों की स्थापना से लेकर उसके संचालन तक की पूर्ण देखरेख रखती हो। स्कूल का बजट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें समझाइए। तो बजट बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बजट का निर्माण प्राप्त साधनों। तो बजट का निर्माण क्या करना चाहिए, जो प्राप्त साधन है, विभिन्न आय के स्रोतों तथा उपलब्ध सामग्री का अनुमान लगाकर तथा व्यय के विभिन्न छोटे बड़े मदों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। बजट को ध्यान में रखकर ही प्रशासनिक क्रियाओं, योजनाओं तथा विभिन्न प्रकरणों को स्थान अस्थायी अथवा अस्थायी तथा निश्चित अथवा अनिश्चित रूप प्रदान किया जाना चाहिए। बजट के अंतर्गत क्या होना चाहिए, संपूर्ण धनराशि का विभाजन विभिन्न कार्यों व योजनाओं पर महत्वानुसार सुनिश्चित योजना के आधार पर होना चाहिए। बजट का निर्माण शिक्षा के केंद्रीयकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन, यानी कि शिक्षा का केंद्रीकरण तथा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों रूपों के आधार पर होना चाहिए।
शिक्षा का रूप केंद्रीयकरण अथवा विकेंद्रीकरण होने पर उसी अनुरूप बजट का स्वरूप भी परिवर्तित कर लेना चाहिए, अन्यथा शिक्षा की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में अपव्यय एवं अवरोधन उत्पन्न होने की संभावना बनी रहेगी। अपव्यय एवं अवरोधन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताएंगे अपव्यय और अवरोधन में क्या अंतर है। बजट बनाने के बाद उस पर निरीक्षण रखना चाहिए। बजट बनाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात उसके आधार पर धन व्यय करना है। बजट की सफलता प्रशासकों की बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता तथा उनकी अंतर्दृष्टि पर निर्भर है। ये सब आपका हो जाता है बजट निर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। वीडियो आप लोग को लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होगा, बोरिंग फील होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर